गुड इवनिंग एवरीवन। इधर पिछले 10 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दरअसल मैं अपनी पुरानी जो पब्लिश बुक्स हैं उनको मैं एडिट करने में लगा हुआ था। काफ़ी काम मैं कर चुका हूँ और आज मैं फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अभी मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया में एक न्यूज़ शेयर किया है। मैंने एक अवार्ड शुरू किया है, सुवा लेक्चर सीरीज अप्लाइड फिजिक्स जीनियस अवार्ड 2021। आपने देखा होगा, मैंने शेयर किया है। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पब्लिकेशंस हैं को जीनियस बच्चों को अवार्ड के रूप में दिए जाएं, सो दैट उससे रूबरू हो सकें, उसके कंटेंट को समझ सकें, पढ़ने की कोशिश करें, मेरे से इंटरेक्ट करें। तो उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि जो भी अवार्डी ईयर 2019, 2020 और 2021 में क्लास 10 पास किया है और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स उसके 90% है, केवल 3 सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ और इंग्लिश। एग्रीगेट मार्क्स अगर 90% एंड एबव है तो एलिजिबल होगा। अगर वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि मैंने शेयर किया है, अपनी मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस अगर वो सेंड करता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में उसको 5 बुक्स मेरी ओर से भेज दी जाएंगी। 5 बुक्स जो मैकेनिक्स की बुक्स हैं, उनका टाइटल है फिजिकल मैथमेटिक्स, यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस, फिर है काइनेमेटिक्स, उसके बाद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक की बुक है एग्जाम बूस्टर। ये 5 टाइटल उसको रेजिडेंशियल एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। तो मैं आपसे अपील करता हूँ अपने वीडियो के मार्फत कि आप उसको अपने ग्रुप में शेयर करो, सो दैट अधिक से अधिक जीनियस बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें और वो मेरे से इंटरेक्ट हो सके मेरे किताबों के मार्फत। तो आप उसको प्रमोट करने की कोशिश करिए और अधिक से अधिक बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं, आप ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ अच्छे डेरिवेशंस अभी बाकी हैं जो कि आज मैं कराने जा रहा हूँ। आप फिर से सीरियसली वॉच करना, फोकस्ड रहना, कंसंट्रेट रहना और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। ये बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू सॉ डाइपोल्स for end on or axial position. We know that for the inclined position of the two saw dipoles, interaction potential energy for the system minus 1 by 4 pi epsilon naught 2 p1 p2 cos theta by r cube, and magnitude of interaction force between two saw dipoles 1 by 4 pi epsilon naught 2 p1 p2 by r power 4 under root 1 plus 8 cos square theta and phi equals tan inverse 1 by 3 tan theta। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला मैंने पिछले एपिसोड में डिराइव किया था। तो उस एपिसोड में आपको बताया गया था कि जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन p1 वैक्टर एंड p2 वैक्टर, एंगल बिटवीन p1 वैक्टर एंड p2 वैक्टर। लेकिन आज जो मैं केस डिलीवर करने जा रहा हूँ ये एंड ऑन और एक्सेल पोजीशन। बच्चों, इसका डायग्राम देखो। ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी उसे समझना होगा। इफ यू पुट थीटा इक्वल्स 0 इन ईच फार्मूला, बच्चे एंड ऑन पोजीशन में थीटा की वैल्यू 0 क्यों ले जाएगी? जरा डायग्राम देखो। देखो, p1 वैक्टर और p2 वैक्टर अगर सेम लाइन पे ओरिएंटेड होंगे,
ए भी राइटवर्ड, P2 भी राइटवर्ड, और इनका जो एक्सिस है वो कोइंसिडेंट है। इन दोनों वेक्टर को आप पैरेलल मानोगे। पैरेलल मानोगे तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो थीटा होगा वो जीरो जरूर होगा, जीरो होगा। तो ऊपर जो ऑब्लिक पोजीशन का फॉर्मूला है उसमें थीटा की वैल्यू जीरो पुट करने जा रहा हूँ। थीटा जीरो पुट करने पर क्या होता है देखो, यहाँ पे जीरो रख दो, cos 0 1. So interaction potential energy between two short dipoles comes out minus 1 by 4 pi epsilon naught 2 P1 P2 by R cube. Is it? And magnitude of interaction force between two short dipoles 1 upon 4 pi epsilon naught 2 P1 P2 by R power 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 0, यहाँ भी जीरो रख दो। तो बच्चों cos 0 1 होगा, यहाँ भी cos 0 1 होगा, 8 प्लस 1 9 होगा, रूट लेने पर 3 आएगा, 3 इंटू 2 6 होगा। सो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 बाई R पावर 4। प्यारे बच्चों, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी सिस्टम का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है तो सिस्टम के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहाँ किसी भी प्लैनेट की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में नेगेटिव आता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन नहीं होता। तो यहाँ भी इस फार्मूले में इंटरेक्शन यू नेगेटिव आया है तो दोनों डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। वो डायग्राम से भी समझा सकता हूँ। बच्चों, फाई का फार्मूला था tan इनवर्स 1/3 tan थीटा। थीटा जीरो लेने पर tan 0 0 होगा और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगा तो फाई की वैल्यू 0 आएगा। बच्चों, फाई की वैल्यू 0 होने का एक मीनिंग होगा जो कि मैं पिछले एपिसोड में बने हुए डायग्राम से समझाता हूँ। जब भी फाई 0 आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा पहले वो मैं बता देना चाहता हूँ, फिर इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, पिछले एपिसोड में ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें जो फाई इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, फाई, सो दिस वाज एंगल made with position vector r or P2 vector in anti-clockwise sense with respect to interaction force। तो बच्चों, अगर इस डायग्राम में फाई की वैल्यू 0 पुट करी जाए तो क्या होगा? अगर फाई 0 होगा तो ये जो बच्चों इंटरेक्शन फोर्स होगा वो इस ग्रीन एरो के अलॉन्ग हो जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, जबकि P2 वेक्टर अपवर्ड होगा। P2 तो अपवर्ड दिखाया ही गया है और FC वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो बच्चों, जब भी फाई 0 आता है उसका फिजिकल मीनिंग होता है कि FC वेक्टर विल बी अपोजिट टू P2 वेक्टर। P2 आउटवर्ड है तो FC इनवर्ड हो जाएगा। तो बच्चों, फाई 0 आने का मतलब फिर से समझो क्या हुआ, FC वेक्टर विल बी अपोजिट टू P2 वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट मैं उस डायग्राम में लगाने जा रहा हूँ जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे फार्मूले में फाई 0 आ रहा है क्योंकि मैंने थीटा को 0 लिया है, तो FC वेक्टर विल बी अपोजिट टू P2 वेक्टर। इसको समझिए आज फिर से। फाई 0 आया मतलब FC वेक्टर विल बी अपोजिट टू P2 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी P2 वेक्टर और P1 वेक्टर कोएक्सियल होंगे, पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा और सेकेंड डाइपोल पे लगने वाला फोर्स लेफ़्ट साइड में होगा। ये दोनों अपोजिट होंगे। ये फाई 0 होने का मतलब हुआ।
न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि इंटरैक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जब P2 पे Fc लेफ्टवर्ड आएगा तो P1 पे Fc राइटवर्ड आएगा, और वेक्टर नोटेशन में इसको माइनस Fc लिखा जाएगा। ये डायग्राम बता रहा है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ हैं, आई मीन टुवर्ड्स ईच अदर हैं। तो जब दो बॉडी पर टुवर्ड्स ईच अदर फोर्स लगते हैं तो वही अट्रैक्शन होता है। इसलिए इस फोर्स को आप क्या मानोगे, अट्रैक्शन। और इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बना है उसका इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन में आया है, जो अभी अभी मैंने समझाया है। और ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा। And if we put theta equals 180 degree in each formula, means what? P1 vector and P2 vector both are opposite. अगर P1 P2 का अपोजिट प्लेस किया जाए और थीटा को 180 हर एक फार्मूले में रखा जाए, तो पुट यहाँ 180, you know cos 180 -1 and -1 into minus becomes +1. So interaction u in this case comes out 1/4 pi epsilon naught 2 P1 P2 by r cube. बच्चों ये फार्मूला जे मेन में पूछा हुआ है रिसेंटली कुछ साल पहले, तो इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन और ये फार्मूला डिस्कस करना ज़रूरी समझा, सो दैट आपको कॉम्पिटिशन्स में कोई परेशानी ना हो। इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज डाइपोल्स का बच्चों ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया। इसमें थीटा को 180 रखो, cos 180 -1 होगा, उसका स्क्वायर +1 होगा, 8 + 1 9 होगा, 9 का रूट 3 होगा, 3 × 2 6 होगा। तो ये फार्मूला आएगा 1/4 pi epsilon naught 6 P1 P2 by r पावर 4। मगर बच्चों इस बार ये जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा उसका नेचर रिपल्शन होगा। एक रफ कॉन्सेप्ट है, जब किसी सिस्टम का इंटरैक्शन यू पॉजिटिव आता है तो सिस्टम में जो फोर्स डेवलप होता है वो रिपल्सन फोर्स होता है। इसको मैं डायग्राम से भी समझा कर बताता हूँ कि रिपल्सन क्यों होगा। फाई का जो फार्मूला था, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 180 पुट करोगी और tan 180 की वैल्यू बच्चों 0 होएगी और tan इनवर्स 0 0 होगा। मतलब क्या हुआ, फाई की वैल्यू फिर से 0 आएगा, और फाई की वैल्यू 0 होने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं अभी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी फाई 0 आता है तो Fc वैक्टर P2 वैक्टर का अपोजिट होता है। Fc वैक्टर P2 वैक्टर का अपोजिट होता है, अभी समझाया हूँ। तो एक बार फिर से फाई 0 आया, जब थीटा को 180 पुट करोगे तो Fc वैक्टर विल बी अपोजिट टू P2 वैक्टर। डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, P2 वैक्टर को लेफ्टवर्ड दिखाया हूँ, P1 को राइटवर्ड दिखाया हूँ। तो जब P1 P2 अपोजिट होंगे तो ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। इन दोनों के बीच थीटा क्या माना जाएगा, 180। और जब फाई 0 आता है तो सिखाया हूँ कि Fc वैक्टर विल बी अपोजिट टू P2 वैक्टर, सिखाया हूँ। मतलब P2 पे लगने वाला फोर्स राइटवर्ड आएगा। एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ P1 पे लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लेफ्टवर्ड आएगा। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, गवर्न्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको वेक्टर में माइनस Fc लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, P1 पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड, P2 पे लगने वाला फोर्स राइट साइड। ये दोनों एक दूसरे पर आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, और आउटवर्ड फोर्स की मीनिंग क्या हुई, आउटवर्ड फोर्स लगने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए इस फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्शन। तो डायग्राम से बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है, जब थीटा 180 होता है तो ये दोनों फोर्स रिपल्सन होंगे। हाउएवर मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। और जब थीटा 0 होता है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होता है, ये टुवर्ड्स ईच अदर होते हैं और ये अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे। In case of attraction force, interaction U between two solid dipoles is negative, and in case of repulsion force, interaction U between two solid dipoles is positive। इसको आप समझे रहो।
इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट केस होगा इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स फॉर ब्रॉड साइड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का पहले डायग्राम समझ लो, फिर हम लोग फार्मूले पर आते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो फर्स्ट डाइपोल है जिसका ये P1 वेक्टर है, अगर फर्स्ट डाइपोल पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई जाए और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर P2 वेक्टर को प्लेस किया जाए तो हम लोग कहेंगे P2 वेक्टर आई मीन सेकेंड डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो फर्स्ट डाइपोल के रिस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम बता रहा है कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा की वैल्यू इस बार क्या होगी, 90 होगी ना, थीटा की वैल्यू 90 होगी। तब जरा फार्मूले पर चलो। इफ यू पुट थीटा इक्वल्स 90 इन ईच फार्मूला, देन यू इंटरैक्शन you put here 90 and you very well know that cos 90 is 0, so interaction u between two dipoles is 0, and this was formula for magnitude of interaction force between two dipoles. You put here 90, cos 90 is 0, so we have only 1 and root of 1 is 1, so we have magnitude of interaction force only this 1/4 pi epsilon naught 2 P1 P2 upon r power 4। तो प्यारे बच्चों, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे डिराइव किया। अब जरा फाई की वैल्यू निकालता हूँ। थीटा यहाँ 90 रखो। बच्चों आपको बताया tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो ये टोटल क्वांटिटी इन्फिनिटी हुआ और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब फाई की वैल्यू 90 हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस बार डायग्राम में फाई की वैल्यू 90 आएगी। उसको कैसे समझाया जाएगा? समझाया ऐसे जाएगा कि जो पिछले एपिसोड में फार्मूला सिखाया गया था, फाई का ओरिएंटेशन दिखाया गया था, तो एप्सी का जो डायरेक्शन था वो P2 वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज था और पोजीशन वेक्टर R के रिस्पेक्ट में नीचे से एंटी क्लॉकवाइज था। तो पिछले एपिसोड में जो डायग्राम बना था वो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज फाई दिखाया हुआ था। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज फाई होगा, यहाँ पे फार्मूले में क्या आता है, 90 आता है। तो प्यारे बच्चों, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज 90 दिखाओगे। जब एंटी क्लॉकवाइज 90 दिखाओगे तो एफसी वेक्टर राइटवर्ड आएगा। आई मीन P2 पे लगने वाला इंटरैक्शन फोर्स जो P1 लगाएगा वो इस बार राइटवर्ड आएगा। गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, P1 पे लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा तो लेफ्टवर्ड आएगा, दैट इज माइनस एफसी वेक्टर। बच्चों, अगर दोनों डाइपोल को मिलाकर एक सिस्टम मान लिया जाए तो सिस्टम पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक राइटवर्ड लगता है, एक लेफ्टवर्ड लगता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऊपर से जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन नीचे से जाएगा। इस तरह के जो पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं बच्चों, उसको कपल बोलते हैं। तो सिस्टम पे कपल फॉर्म होगा और ये दोनों मिलकर कपल मोमेंट डेवलप करेंगे और इस सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अगर कभी आपसे इन दोनों फोर्स का कपल मोमेंट पूछ दिया जाए, मैग्नीट्यूड होता है एप्सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। एप्सी के मैग्नीट्यूड को R से मल्टीप्लाई कर देना तो सिस्टम पे लगने वाला क्लॉकवाइज कपल मोमेंट आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको फार्मूला समझा दिया कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आएगा
और ये फोर्स कपल फॉर्म करेगा। फाई की वैल्यू 90 आएगी, जो कि मैं समझा दिया हूँ। तो बच्चों ये भी केस हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर कॉन्सेप्ट होता है मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, डेरिवेशन भी पढ़ा चुका हूँ और उस पर एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ। तो इसको मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सिर्फ वॉल्यूम 2 में दिए गए डेरिवेशन ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज मैं आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले कवर नहीं हुआ था। तो मैं इसका स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूँ। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई passing through any closed Gaussian surface is equal to q bound upon epsilon naught, where q bound is the total charge enclosed by the Gaussian surface। बच्चों, इस डायग्राम में एक पॉइंट चार्ज यहाँ दिखाया हुआ है प्लस q। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को रेडियली आउटवर्ड शो किया हुआ है और इस पॉइंट चार्ज के अराउंड सोन बाय डॉटेड एक क्लोज गॉसियन सरफेस दिखाया हुआ है। इस क्लोज गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो आती है डिराइव करने पर वो आती है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बाउंड चार्ज माना जाएगा एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो बच्चों, इसका डेरिवेशन क्या होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आज आपको प्रूफ बताने जा रहा हूँ। इसका प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसका प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। और इसका जो प्रूफ है उसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्रिएट करे गए हैं। सी द बिलो फिगर, very small electric flux passing through the very small surface area vector dA, d phi e equals c dot dA। बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस है उस पर एक बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो। किसी कर्विलिनियर सरफेस पर अगर बहुत छोटा सा एरिया लेते हो तो ऑलमोस्ट प्लेन होगा। जो प्लेन होगा तो ये वेक्टर होगा। इसको कैलकुलस में डी ए वेक्टर लिखोगे। फिर डी ए वेक्टर का डायरेक्शन उसके प्लेन पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। बच्चों, क्लोज सरफेस जब लिया जाता है तो ट्रेडिशन है कि डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिया जाता है, इनवर्ड नहीं। तो ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से एरिया वेक्टर दिखाया है उसका डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे दिखाओगे, ये हो गया डी ए वेक्टर। हाउएवर इस एरिया के सेंटर पे जो पॉइंट P है उसका ये पोजीशन वेक्टर हुआ। आई मीन जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और ये जो पॉइंट चार्ज प्लस Q है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, सोन बाय ग्रीन कलर। तो हो गया वेक्टर E और ये हो गया डी ए वेक्टर। सपोज दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, एज इट। तो प्यारे बच्चों, ये जो पर्पल कलर का टेढ़ा एरिया दिख रहा होगा इसके पेरिफेरी को अगर लाइंस स्ट्रेट लाइन से पॉइंट चार्ज से ज्वाइन किया जाए, सोन बाय ऑरेंज कलर, तो ये पॉइंट चार्ज पर ये सारी पेरिफेरल लाइंस मिलकर एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी और ये कोन के वर्टेक्स के अंदर बनने वाला ये जो सॉलिड एंगल होगा ये वेरी स्मॉल होगा। इसको डी ओमेगा सिंबल से डिनोट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो छोटा सा एरिया डी ए दिखाए हो इस एरिया को इंटरसेक्ट करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ लाइंस बाहर जा रही होंगी। आई मीन इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई को कैसे दिखाओगे?
ई डॉट ए दिखाओगे। जब ई डॉट ए को ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे, मॉड डी ए कॉस थीटा ऐसे लिखोगे, वह थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। प्यारे बच्चों, डी ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ? ये जो इंक्लाइन वेक्टर डी ए है, इसके दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे। दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कैसे ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहा हूँ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मेरा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा डी ए कॉस थीटा, और जो इस पर परपेंडिकुलर आएगा वो हो जाएगा डी ए साइन थीटा। तो मैं एरिया वेक्टर आपको बहुत पहले समझाया हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट होगा डी ए कॉस थीटा, उसको सिंबल में डी ए पैरेलल सिंबल दिया जाएगा, और डी ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड आएगा डी ए कॉस थीटा। लेकिन इस डी ए कॉस थीटा वेक्टर को रियलाइज कैसे करोगे? इस वेक्टर का जो एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन कैसे रियलाइज करोगे? एरिया वेक्टर कंपोनेंट में मैंने सिखाया था आपको कि ये जो कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए हो, आप क्या करो, उस पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन दिखाओ। इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर यहाँ पे एक स्क्रीन रखो, और ये इंक्लाइंड एरिया का अगर शैडो स्क्रीन पे दिखाया जाए तो शोन बाय ऑरेंज कलर इतना बड़ा शैडो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये जो ऑरेंज कलर से स्क्रीन पे शैडो नज़र आएगा जो कि डी ए कॉस थीटा पे परपेंडिकुलर होगा, बच्चों यही एरिया जो शैडो स्क्रीन पे नज़र आएगा, इसी एरिया का मैग्नीट्यूड डी ए कॉस थीटा होगा। आप रियलाइज़ करो कि ये जो ऑरेंज कलर का एरिया दिखाए हो वो इस डी ए कॉस थीटा पे परपेंडिकुलर दिखाए हो, आई मीन इस रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर दिखाए हो। जब रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर दिखाए हो तो इसके पेरिफेरी को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये जो सभी लाइंस होंगी सोन बाय ऑरेंज कलर, पेरिफेरी को सेंटर से मिलाने पर सभी लाइंस का लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू आर। तो हम लोग जो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन पढ़े थे बच्चों, उसके हिसाब से डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? ये जो रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर एरिया होता है उस एरिया को आर स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो डी ओमेगा की वैल्यू आती है। आई मीन डी ओमेगा को कैसे डिफाइन करोगे? प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल डी ओमेगा को स्टेडियन में डिफाइन करोगे डी ए पैरेलल वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, and doing cross multiplication डी ए पैरेलल वेक्टर इक्वल्स डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो ऊपर एक्सप्रेशन में जहाँ डी ए पैरेलल दिखाया हूँ वहाँ डी ओमेगा आर स्क्वायर पुट कर दो। देखो करने जा रहा हूँ, डी ए पैरेलल को सब्सटीट्यूट करो डी ओमेगा आर स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो डी फाई ई इक्वल्स कैपिटल E इंटू डी ओमेगा आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, एज पर कूलम्स लॉ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इस फार्मूले से लिख सकते हो, और ये फार्मूला कूलम्स लॉ से गवर्न होता है। से इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, प्यारे बच्चों इक्वेशन 2 से E की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। तो इक्वेशन 1 का ये स्टेटमेंट था, यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर डालो। देखो पुट कर दिया, और इससे मल्टीप्लाई कर डालो। आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, डेरिवेशन का प्रोसेस ठीक से समझो। और आर स्क्वायर कैंसिल कराने के बाद इतना बचेगा,
आई मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा, इतना बचेगा। Hence the total electric flux passing through the closed Gaussian surface phi E equals cyclic integral E dot dA। बच्चों क्लोज गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होता है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए E डॉट dA को इंटीग्रेट करते हैं, और ये क्लोज होने की वजह से साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल यूज करते हैं। E डॉट dA को डी फाई ई लिखते हैं। डी फाई ई की वैल्यू इतने डिराइव करे हो, उसको ला के यहाँ पे पुट किया। कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं, सो Q/4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकलेगा। अब बचेगा साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा। साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू डिराइव करने पर आती है 4 पाई स्टेरेडियन। ऐसा क्यों आता है? बिकॉज टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज बिकम्स 4 पाई स्टेरेडियन। इसका डेरिवेशन मैं दे चुका हूँ। साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। जब यहाँ पे 4 पाई पुट करोगे तो 4 पाई कैंसिल आउट होगा, तो टोटल पासिंग फ्लक्स फाई ई की वैल्यू आती है Q/एप्सिलॉन नॉट। और जो Q है वो क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर था, तो इसको बाउंड चार्ज माना जा सकता है। स्टेटमेंट होगा फाई ई इक्वल्स साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट dA Q/एप्सिलॉन नॉट and Q can be replaced by Q bound, hence proved। प्यारे बच्चों, साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा को 4 पाई एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ, ज़रा समझ लो कि 4 पाई क्यों होगा। ये जो पर्पल कलर से सरफेस एरिया वेक्टर दिखाया हुआ है, छोटा सा है। अगर इस गॉसियन सरफेस पे छोटे छोटे हज़ारों एरिया काट लिए जाए, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, तो ऐसे हज़ारों छोटे छोटे एरिया इस पर काटा जाए, तो ये सभी छोटे छोटे एरिया मिलकर इस पॉइंट Q के चारों तरफ एक सॉलिड एंगल बनाएंगे। प्यारे बच्चों, चारों तरफ बनने वाला सॉलिड एंगल उतना ही बनेगा जितना एक स्फीयर बनाता अपने सेंटर के राउंड। एक स्फीयर अपने सेंटर के राउंड टोटल सॉलिड एंगल जो बनाता है वो 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है, जिसका डेरिवेशन बहुत पहले मैं दे चुका हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी क्लोज गॉसियन सरफेस अंदर किसी पॉइंट के चारों तरफ जो सॉलिड एंगल बनाता है वो उतना ही बनाता है जितना एक स्फेरिकल सरफेस बनाता है, और वो होता है इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा का फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि एक छोटा सा एरिया यहाँ पे डी ओमेगा बनाया है, तो ऐसे छोटे छोटे डी ओमेगा चारों तरफ ले लिया जाए और सारे डी ओमेगा को सम कर दिया जाए, तो वो होता है इक्वल टू 4 पाई। इसीलिए साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू जब भी लिखी जाएगी वो 4 पाई स्टेरेडियन ही लिखी जाएगी, जो कि इस डेरिवेशन में यहाँ पे दिखाया हूँ। साइक्लिक इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल्स 4 पाई। फिर 4 पाई कैंसिल होने के बाद बचेगा Q/एप्सिलॉन नॉट, और Q/एप्सिलॉन नॉट को Q बाउंड/एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाएगा। इस तरह से गॉस लॉ का स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वेरियस चार्ज कन्फिगरेशंस। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इसका फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एट R इक्वल्स R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम्स आउट λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, and potential difference between 2 points v2 minus v1 minus lambda upon 2 pi epsilon naught ln r2 by r1। ये फार्मूला समझा चुका हूँ। v1 is potential at first point, v2 is potential at second point, perpendicular distance from the line of charge, this is r1 and this one is r2। तो v2 माइनस v1 का ये फार्मूला बता चुका हूँ। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फार्मूला बताया जा चुका है, ये ग्राफ भी बताया जा चुका है। तो आज मैं फार्मूले का डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूँ। नाउ सी द बिलो फिगर सी। फिगर सी को रेफर करो, फिर इसका डेरिवेशन समझो। बच्चों, इस फिगर में एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और इस पे लैम्डा कांस्टेंट है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, dq बाई dl इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बहुत पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न और इक्विपोटेंशियल सर्फेस डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा हर डायरेक्शन में, और इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है, में सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r के बराबर होगा। लाइन के एक्सिस से r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिराइव करना है। बच्चों, इसके लिए एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। एक ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका लेंथ इस डायग्राम में मैंने कैपिटल ए लिया, रेडियस r लिया। इसको टॉप फ्लैट सर्कुलर फेस बोलेंगे, इसको बॉटम फ्लैट सर्कुलर फेस बोलेंगे। ये नीचे से क्लोज कर दिया गया है, इसको टॉप से क्लोज कर दिया गया है, और ये जो सिलिंड्रिकल वॉल है उससे भी क्लोज कर दिया गया है। तो बच्चों, इस सिलेंडर के अंदर इस लाइन का एक पर्टिकुलर लेंथ एनक्लोज्ड होगा, और इस लाइन का जो पर्टिकुलर लेंथ एनक्लोज होगा वो कैपिटल एल होगा। तो जो भी कैपिटल एल लेंथ पे चार्ज होगा वही बाउंड चार्ज होगा। सबसे पहले हम लोग बाउंड चार्ज को समझेंगे। तो बाउंड चार्ज की वैल्यू इस कैपिटल एल पर कितनी आएगी वो समझो। देखो, बाउंड चार्ज की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल फार्मूला बच्चों तब यूज करते हैं, इसका भी डेरिवेशन दे चुका हूँ पहले। ये फार्मूला तब यूज होता है जब लैम्डा हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। आपके क्वेश्चन में लैम्डा को कांस्टेंट माना गया है, तो लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो बाउंड चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। एंड ओवर द कर्व्ड सिलिंड्रिकल सरफेस ई वेक्टर पैरेलल टू ds वेक्टर over the top flat surface and bottom flat surface E vector perpendicular to ds। भाई मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। आप गॉस लॉ कैसे लगाओगे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज गॉसियन सरफेस इक्वल्स साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कैसे यूज करोगे? बच्चों, जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है उसको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। एक कर्व्ड सरफेस होता है जो वॉल है,
एक टॉप फ्लैट होगा जो प्लेन है और सर्कुलर है, एक बॉटम फ्लैट होगा जो प्लेन है और सर्कुलर है। तो सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस पर ds वेक्टर काटो, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, आई मीन राइटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से राइटवर्ड दिखाए हो, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हुए। ये जो टॉप फ्लैट सरफेस है बच्चों, इस पर छोटा सा ds वेक्टर काटो, तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड का मतलब अपवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। ये बॉटम फ्लैट है, इस पे छोटा सा ds वेक्टर ले लो। सो ds वेक्टर को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेफ्टवर्ड है, दोनों के बीच एंगल 90 होगा। तो गॉस लॉ यूज करते वक्त बच्चों जब कंडीशन अलग अलग होती है तो इस इंटीग्रल को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। हाउएवर इस इंटीग्रल को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो साइक्लिक का सिंबल हटा देंगे। इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर द टॉप फ्लैट, इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर द बॉटम फ्लैट, integral E dot ds over the chord surface, and Q bound is lambda L। पहले से जानते हो कि बाउंड लैम्डा एल होगा। अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। Q बाउंड की वैल्यू लैम्डा एल यहाँ मैंने पुट कर दिया। बच्चों ऊपर डायग्राम में दिखाया हूँ कि जो टॉप फ्लैट है E और ds परपेंडिकुलर है, T डॉट ds 0 होगा, तो E डॉट ds की वैल्यू यहाँ 0 रख दो। और ये जो बॉटम फ्लैट है यहाँ B और ds परपेंडिकुलर है, T डॉट ds की वैल्यू यहाँ भी 0 रख दो। और ये जो कर्व सरफेस है बच्चों, उसके हर पॉइंट पर E और ds पैरेलल होंगे, तो जो पैरेलल होंगे तो ये E डॉट ds 0 नहीं होगा, इन दोनों के बीच में थीटा 0 आएगा। तो जब इसको ओपन किया जाएगा, देखो E डॉट ds यहाँ 0 हो गया, सॉरी E डॉट ds ये 0 हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल 0, सेकंड इंटीग्रल 0, ये भी 0 हो गया, 0। कर्व सरफेस पर इंटीग्रेट करोगे तो दोनों पैरेलल होंगे। इस डॉट को ओपन करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो एक बार इसको रिपीट कर डालो, यहाँ कर्व सरफेस लिख दो, पहले दो इंटीग्रल को 0 दिखा दो, राइट हैंड साइड को रिपीट कर दो। अब इसको ओपन करो तो हो गया मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा कॉस 0 कर्व सरफेस लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपको पता है कॉस 0 1 होता है, तो इसको 1 लिख डालो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कर्व सरफेस पे कांस्टेंट होगा, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल डालो। क्यों कांस्टेंट होगा ज़रा समझो बच्चों। ये जो कर्व सरफेस है इसके हर पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, आई मीन स्मॉल है। इधर भी देख लो, हर पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल टू r। So because of symmetry in position at every point of this curved surface, magnitude of electric field will remain the same। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इज इट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकालो, निकाल डाला। अब बचेगा इंटीग्रल डी एस कर्व सरफेस, राइट साइड को रिपीट करो। प्यारे बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, कर्व सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इस इंटीग्रल का फिजिकल मीनिंग होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया।
किसी सिलेंडर का टोटल कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला रटा होगा, वो होता है 2πRL, लिख डाला, इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2πRL से यहाँ डिवाइड किया, कैंसिल होने के बाद ये बचा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिराइव हो गया, हैज़ प्रूव्ड। अब ये हाइपरबोलिक ग्राफ, इसके एनालिसिस देखो कि इसका ग्राफ हाइपरबोलिक क्यों होता है। तो ग्राफिकल एनालिसिस भी आपको सिखा रहा हूँ वॉल्यूम 2 में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, आर को वेरिएबल बना दो, सिलेंडर छोटा बड़ा भी हो सकता है, रेडियस कम ज़्यादा हो सकती है। हाउएवर गिवन लाइन का लैम्डा कांस्टेंट माने हो, 2π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा। इस पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी को k लिख डालो और e की वैल्यू k/r होगा, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इज इट। तो बच्चों, इसमें r को वेरिएबल माना जाएगा, k को कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो d/dr। कैलकुलस पे कमांड कर लेना, मैं तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला ही दिखाऊंगा, मैंने तो पढ़ा दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव d/dr आता है -k/r²। बच्चों, ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है जब किसी वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। आई मीन किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जब ग्राफ बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिक्रीजिंग दिखना चाहिए, इज इट। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, d2e/dr2 एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। नाउ दिस विल कम आउट 2k/r³ प्लस 2k/r³। इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बच्चों, ग्राफिकल एनालिसिस जब मैं आपको कर्व ट्रेसिंग पढ़ाया था फिजिकल मैथमेटिक्स में, वहाँ पे ये थ्योरी पढ़ा चुका हूँ कि जब किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उसका ग्राफ का कर्वेचर कॉनकेव अपसाइड दिखता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अपसाइड दिखेगा और डिक्रीजिंग दिखेगा। कुछ और चीज़ें समझो, अगर r की वैल्यू टेंस टू 0 होएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू प्लस इन्फिनिटी आएगा। जब r की वैल्यू टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 आएगा। ये सारी कंडीशन एबव फिगर बी में सेटिस्फाइड है। मैं फिगर बी में आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, r को 0 पुट करोगे t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी, और r को प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे t की वैल्यू 0 आएगी। ग्राफ देखो दिखाया हुआ है। फिगर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखो, डिक्रीजिंग दिखाया है, कॉनकेव अपसाइड दिखाया है, r टेंस टू 0 पर e टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और r टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर e टेंस टू 0। जो मैंने पूरी ग्राफिकल एनालिसिस कैलकुलस मेथड से किया है वो सारी चीज़ों को इस ग्राफ में ऐसे दिखा दो। बच्चों, इस तरह के वेरिएशन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये एक्सिस, आई मीन ये रेडियल एक्सिस, इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो ये दोनों एक्सिस एसिम्प्टोट हो गए। तो हाइपरबोला के जब दो एसिम्प्टोट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। तो ये जो ग्राफ है डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो ग्राफिकल एनालिसिस तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट है, से पोटेंशियल V1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1। ये सेकेंड पॉइंट है, सपोज पोटेंशियल V2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2। अब क्या करो, तुम एजेंट बन जाओ, फर्स्ट पॉइंट से मूव करो, सेकेंड पॉइंट पे जाके रुक जाओ, वेरी स्लोली मूव करो। एट अ सर्टेन मोमेंट तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो इसका वेरिएबल पोजीशन वेक्टर R दिखाओ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, जो तुम पहले से डिराइव कर चुके हो। राइटवर्ड जा रहे हो तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr दिखाओ, वो भी राइटवर्ड होगा। ऑब्वियसली वेक्टर और dr वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, दोनों के बीच थीटा 0 होगा, और राइटवर्ड जाओगे तो r का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल फार्मूला आपको पहले से सिखाया जा चुका है, वही फार्मूला आप इस्तेमाल करो। बच्चों, ये फार्मूला मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। V2 माइनस V1 नेगेटिव इंटीग्रल E डॉट dr लिमिट R1 टू R2। सो V2 माइनस V1 नेगेटिव इंटीग्रल मॉडुलस ऑफ E मॉडुलस ऑफ dr theta between two vectors 0। so here you should write cos 0। तो बच्चों, जब dr स्केलर फॉर्म में आ गया तो ये जो लिमिट है वे स्केलर फॉर्म में लिखी जाएगी। ये R1 का मैग्नीट्यूड हुआ और ये R2 का मैग्नीट्यूड हुआ। जब वेरिएबल स्केलर में होता है तो लिमिट भी स्केलर में लिखना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड R का फंक्शन है, डिराइव कर चुके हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, इंटू dr cos 0 1, लिमिट रख दो, कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर निकालो, निकाल डाला, dr बाय r को इंटीग्रल में लिखो, तो dr बाई r का इंटीग्रल बच्चों ln r होता है, पहले से जानते हो। लिमिट यहाँ पे लिख डालो, सॉल्व करना सीखो, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट लिखते हैं। बच्चों आएगा ln r2 माइनस ln r1, ln r2 माइनस ln r1, फिर लॉ की प्रॉपर्टी एक उसको शॉर्ट में लिख तो ln r2 बाई r1। तो प्यारे बच्चों, V2 माइनस V1 का फॉर्मूला बन के आता है माइनस लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाई r1, हेंस प्रूव्ड। तो ये फार्मूला पहले भी बताया हूँ, आज मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया है। डेरिवेशंस अगर कमांड कर लेते हो तो बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स दोनों तुमको बहुत आसान लगेगा, इसलिए मैं डेरिवेशन पढ़ाता हूँ। और डेरिवेशन जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिज़िक्स में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको कमांड नहीं होगा, हमेशा डरोगे। तो प्यारे बच्चों, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, फिज़िक्स सीख जाओगे आप। इसके बाद और भी बहुत तमाम डेरिवेशंस हैं मेरे पास। सो बच्चों, अगले एपिसोड में मैं ये डेरिवेशन आपको सिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू an infinitely long non-conducting solid cylinder of charge। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अभी मेरे पास हैं जो कि आपको बताना है मुझे, तो अगले एपिसोड में इसको कंप्लीट करता हूँ। और बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट एंड सी यू अगेन